नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कहानी है किस्सा बुली और बाघ का। ये बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह के 4:30 बजे थे, लेकिन सूरज की एक नन्ही सी किरण चुपके से कमरे में चली आई थी। सोती हुई बुली के चेहरे को गुदगुदाकर मिट्टी की ठंडी ठंडी सख्त जमीन पर फुदक रही थी। असम में बहुत सुबह सो जाती ना, सुबह सुबह भोर हो जाती है ना। सूरज नहीं उगा कि लोग बाग भी एक एक करके उठने लगते थे। ऊ आ करती आंखें मलती बुली भी अंगड़ाई ले रही थी। सूरज नहीं उगा कि लोग बाग भी एक एक करके उठने लगते थे। कमरे के बाहर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में जुटे गए थे। माँ घर बुहार रही थी और आयता यानी उसकी दीदी चूल्हा जला रही थी। आ आ आ करती बुली की बड़ी बहन शांति बरामदे में हुकमती मुर्गियों को दाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी मुर्गियों के किक्याने की तीखी आवाज आई। बुली का छोटा भाई बाबू जोर से चिल्लाता है, मुर्गियों को उड़ाते हो। उनके बीच से भागा। यह उसका रोज का नियम था, मुर्गियों को डराना, उन्हें सताना। वो उसका रोज का काम था। छोटा था ना, चंचल था। चल चल बुली रानी, बाबू जोर चिल्लाता है। इससे पहले कि तुम्हें कोई उठाना आए तो खुद ही उठ जा, बुली अपने आप से कह रही थी। लेकिन सुबह सुबह का सुरमई उजाला, उसके वो गुनगुन पल, कैसी प्यारी नींद आ रही थी। तब बुली उन पलों का मजा लेती हुई वही पड़ी मचलती रही। ऊपर बांस की दीवार पर धागे से लटकी हुई गत्ते की 3 बड़ी बड़ी रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थी। बाग धोरे टीला यही नाम था बिली के गांव का। वहां बुली समेत सभी घर के बांस के बने हुए थे। सभी के घर बांस की सहतीरे और बांस की बनी पुख्ता चटाइयां की दीवारें थी। किवाड़ सरकव्वी खिड़कियों भी बांस की थी और उसी से बने दरवाजे और बाहर का बाड़ा था। चावल जमा करने वाली धानी, अनाज मापने वाली टोकरी और चाय छानने वाली छलनी और मछली पकड़ने वाला फंदा, सब कुछ बांस से ही बना था। बुली के बाबा की टोकरियां बनाते थे, बांस की टोकरियां बनाते थे। आखिर बुली उठकर सीधा अपने पिता को प्रणाम करने गई। वे टोकरियों के ढेर के आगे बैठा कोका, उसके दादाजी थे, के पास जाकर बैठ गई। दोनों बहुत गंभीर दिखाई पड़ते थे। टोकरियां बुनते बुनते अक्सर दोनों बातचीत चलती थी। आज वह बंद थी। पता नहीं क्या बात थी, दोनों की बातचीत आज बंद थी। उसने अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन पिताजी किसी गहरी चिंता में डूबे थे। अनमने से होकर बोले, जा बेटा, अपनी आयता का हाथ बटा, जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। हमेशा मुस्कुराने वाली उसकी आयता के माथे पर चिंता की रेखाएं थी। आखिर बात क्या थी, समझ नहीं आ रही थी। बुल्ली बेचारी भी चुपचाप रात की चटपटी हरी मूंग की दाल का नाश्ता करने बैठी। स्कूल को जाना था। खाते खाते वह सोचने लगी, आखिर बात क्या है, घर वाले इतने परेशान क्या है, चक्कर क्या है। उसके समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि क्या प्रॉब्लम है। बू उ ली ई ओ बू ओ ली। बाहर दरवाजे पर से अलोका ने गुहार लगाई। अलोका बुली की सबसे प्यारी सहेली थी। बुली ने 5-6 कोनों से मुड़ी किताबें अपने फटे पुराने बस्ते में फेंकी और बाहर की तरफ भागी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ खेलनी और बड़ी हुई थी। दोनों के परिवार का आपस में खासा मेलजोल था। तय यह हुआ था कि वक्त आने पर बुली की बहन शांति का ब्याह अलोका के बड़े भाई परबीर दादा के साथ होगा। दोनों सहेलियों के बीच बहनों का सा प्यार था। एक दूसरे से बात किए बिना दोनों की रोटी पचती नहीं थी। हाथ में हाथ डाले दोनों सहेलियां पाठशाला की ओर चल दी। स्कूल गांव से 2 किलोमीटर शहर में था। पता नहीं क्या बात है, लेकिन घर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, बुली बोली। सब लोगों के मुंह लटके हुए थे। हाँ, मेरे यहाँ भी, अलोका ने कहा। कल जब परबीर था बाजार से लौटे थे, बहुत चिड़चिड़े थे, मुझसे बात तक नहीं की। मुझे भी समझ नहीं आ रहा आखिर क्या माजरा है। मुझे पता है, पीछे से यकार आवाज आई। दोनों लड़कियां ठिठक गई। उफ, यह बाबू था। यह लड़का तो एक
घड़ी भी टिक कर नहीं बैठता था, और अभी भी देखो इसको कैसे बिल्ली की तरह दबे पांव पीछे से आ गया। क्या पता है तुम्हें? बूली ने पूछा। अगर बताऊं तो बदले में क्या मिलेगा? बाबू ने कहा कि बताओ मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा, एक तमाचा। अगर अभी अभी नहीं बताया तो बाबू अपनी बहन को खूब जानता है, तो उसे पता है कि तेरी कोरी धमकी नहीं है, ये सच में जड़ दूंगी चाटा। अब बॉस अपनी आसानी से मिलावाल नहीं था। ठेकेदार अपने माल के 1000 रुपए मांग रहा था। रही सरकार के सीधे बांस खरीदने की बात, तो वह तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलता है, और पिताजी के पास इतने सारे पैसे तो नहीं हैं। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। कूदते फांदते धूल उड़ाते बाबू ने एक ही सांस में सारी बात उगल दी। यह सब सुनने के बाद बच्चे चुपचाप अपनी राह चलते रहे। यह तो बड़ी ही मुसीबत खड़ी हो गई है। कुछ ही देर बाद ईंटों के कारखाने के बाहर खड़े थे। यहाँ से शहर शुरू होता है। दरवाजे के बाहर लंबी कतार में लोग कारखाने के भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुल्ली को यह जगह एक आंख नहीं पाती थी। कारखाना देखकर वह सिहर गई। घर में एक बार पैसे की बहुत किल्लत हो गई। तब उसके माता पिता और उसने कारखाने में ईंट उठाने का काम किया करते थे। इस बार फिर वैसी ही स्थिति थी। अगर बोस नहीं मिला तो टोकरियां बनेगी, जो बास नहीं मिला टोकरियां बनेगी, और नहीं घर चलेगा, और एक बार फिर उन्हें कारखाने मजदूरी करने आना पड़ेगा। सोचकर बुली का मन बेहद ही अंदर से कांप गई। इसी उधेड़बुन में स्कूल आ गया, लेकिन बुली को सिर्फ बात खाई जा रही थी। टोकरियां बनाने के लिए पिताजी को बांस कहाँ से ला कर दी, उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। पूरा दिन बुली बस यही सवाल ढूंढती रही, पूछती रही, शिक्षिका ने क्या पढ़ाया? उसे कुछ नहीं पता था। जब घर का कार्य करने के लिए सजा मिली तो अपना सिर झुका के चुपचाप खड़ी रही। कक्षा के बाकी बच्चों के साथ 12 का पढ़ा भी बोली, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। और तो और जब खगेन, जो स्कूल का सबसे शरारती बच्चा था, ने रबड़ बैंड की गुलेल से उसे निशाना बनाते हुए लगाया तो वह चुपचाप रही। खाने की छुट्टी में रोज की तरह ओलुगुती तोलगुती भी नहीं खेली, बस ओलाका के साथ एक कोने में बैठी रही। उसके मन में ही मन में बात चल रही थी कि अपने दोनों परिवार की मुसीबत से कैसे बचाया जाए, क्या हल निकाला जाए। बाकी कक्षा में क्या हुआ, कब खत्म हुई, बुली को यह पता ही नहीं चला। फिर छुट्टी की टन 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 घंटी बज गई। आमतौर पर घर जाने से पहले दोनों सहेलियां बाकी लड़कियों के साथ खड़ी गप्पा लगाया करती थी। आज वह भी नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मुझे पुलिया पर मिलना। घर जाते जाते बुली ओलाका से बोली। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। ऐसा लगता था कि कोई तरकीब सोची है उसको। मिलने पर बुली ने ओलाका को बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए एक कुल्हाड़ी या चाकू, तेज औजार की जरूरत है। बुली जानती थी उसे ये औजार कहाँ मिल सकता है। उसे बखूबी पता था। काफी दिमाग था ना उसमें, काफी तेज थी बुली जो थी। बुली अपनी दीदी के पास पहुंची। दादी धूप में आंवले सुखाने डाल रही थी। पास ही नींबू और जैतून के अचार में मर्तबान रखे थे। आयता पिता कहाँ है? बुली ने कुछ बेपरवाही से पूछा, जैसे उसे कई बात खबर न हो। ठीक ही था, वरना यह बड़े बुजुर्ग तो जैसे सब कुछ सूंघ लेते हैं उस तरह से मुझे शक करती। तरकीब तो धरी की धरी रह जाती ना। बांस लेने गया है गुवाहाटी फबीर दा के साथ, आयता बोली और खट्टे आंवले उठाती अपनी पोती की उंगलियों पर एक करारी चपत रसीद दी। लेकिन बुली तब तक आंवले की मुट्ठी बनाए वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। बुली के दादा छप्पर तले काम कर रहे थे। चलो यह भी अच्छा हुआ कि वे अकेले थी, बुली ने सोचा। बाबू की नारादत था, वैसे होगा यही, कहीं शांति की शांति भंग करने में लगा होगा, या फिर अपनी टोली के साथ पिट्ठू खेल रहा होगा। ये सोचा। देखे बिटिया तेरे लिए क्या बनाया है। अपनी पोती के हाथ में बांस की एक प्यारी सी नन्ही सी टोकरी देते हुए कोका मुस्कुराया। मोटे मोटे चश्मों के पीछे उनकी आंखें हंस रही थी। एक नहीं, हाँ तो तरह तरह की नन्ही टोकरियां थी। छोटी छोटी कुर्सियां, मेज, दीवान और छत वाली छोटी सी बैलगाड़ी भी थी।
और मेरी सियानी बुली रानी ने पाठशाला में आज क्या क्या सीखा। देखना कहीं हमारी बिटिया इतनी समझदार बन ना जाए कि रोज दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बन जाए और अपने बेचारे कोका पर रोब जमाती फिरे। बुली खिलखिलाई, कोका कोका एक कहानी सुनाई ना। कहते कहते बुली की आंखें छप्पर में कुछ ढूंढने लगी। वो बांस की डंडियों का ढेर जो कल एक छप्पर की छत छूता था अब एक छोटी सी ढेरी बना हुआ था। तो कौन सी कहानी सुनेगी मेरी बेटिया। कोका ने बांस की लंबी छड़ी को बड़ी निपुणता से छोटे टुकड़ों में काट दिया, फिर अपनी दाव की तेज चौड़ी धार से बाहर की सख्त छाल छील दी। बाघ की कहानी। कोका, बाघ की कहानी? क्यों बच्ची, ये कहानी सुनते तू थकी नहीं क्या? चलो सुनाती हूँ एक कहानी। एक ही झटके में कोका ने सब टुकड़ों को लंबाई के रुख आधा आधा काट दिया। सुख 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 बिजली की तेजी से दाव बांस की काट रही थी। फिर कुछ यहाँ घुमाया कुछ वहां घुमाया और कोका की उंगलियों में बांस की तरह पतली पतली पट्टियां किसी फूल की तरह खिल गई। इन पट्टियों से जापियां बनने वाली थी, ऊपर से तंग और नीचे से चौड़ी शंकुदार टोपी जिसे किसान धान बोते वक्त पहना करते थे। इन्हें असम में जापी कहते हैं, लेकिन इस साल बारिशें पड़ चुकी थी और खेतों में खड़ी फसल कटने की थी, इसलिए त्योहार पर अब की बार लोग जापियों के अंदर रंगदार ऊनी अस्तर या मोटे चमकदार कागज के टुकड़े लगा रहे थे। उन्हें गोटा पट्टी, मोतियां और छोटे छोटे खिलौनों से सजाकर अपने अपने घर की दीवारों में सजाने वाले थे। कोका ने गिनकर 5 पट्टियां निकाली और सांचे के ऊपर सिरे से उसने बुनने लगी। बुली अपने दादा को यह काम करते हुए 1000 बार देख चुकी थी, लेकिन टोपी के ढांचे पर बांस की पट्टियों का जाल बुनता देखना उसे अब भी कुछ जादू से कम नहीं लगता था। कोका अब टोपी का निचला हिस्सा तैयार कर रहे थे। फिरकी की तरह उनकी उंगलियां बांस की पट्टियों बीचों बीच भाग रही थी। फटाफट 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 देखते देखते वह हिस्सा तैयार हो गया और टोपी का किनारा पंचकोण तारे की तरह दिखने लगा। फिर उन्होंने अंदर की तरह बुननी शुरू की। बुली अक्सर टोपी को सजाने में मदद करती थी। कैंची लेकर बुली ने एक चमकीला कागज को छोटे छोटे तिकोने काटना शुरू किया ताकि कोने में पड़ी पिता की दाव उसे दिखाई दी और हो गया काम। बस अब इतना ही करना था कि बिना किसी की नजर पड़े उसे घर से बाहर ले जाना था। कोका ने जापी की भीतरी तरह के बना ली। बुली से उन्होंने कटे हुए कागज के तिकोने लिए और टोपी की दोनों तहों के बीच अच्छी तरह से फंसा दिया। फिर बांस की कुछ मोटी पट्टियों से टोपी के निचले अंदर वाले हिस्से में पुख्ता किया। एक छल्ला ऊपर के शंकु वाले हिस्से पर लगाया और किनारी पर एक चमकदार पट्टी लगाकर टोपी की बाहर और अंदर की तहों पर पक्का कर दिया। बस अब किनारी की कुछ झालरों का गोटा पट्टों से सजाना बाकी था। काम करते करते कोका ने अपनी कहानी सुननी शुरू की। बड़ी पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? बुली झेकी। बीच में टोकते नहीं बिटिया, चुप रहो। मेरे कोका के पिता के समय की बात है, शायद उससे भी पहले की। तब नदी के किनारे सिर्फ 5 घर थे। पीछे पहाड़ी थी और चारों तरफ दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। लोग बस अपनी जरूरत के भर के लिए धान सब्जियां उगाते थे। जो थोड़ा बहुत बचता उसे बाजार में बेच आते थे। एक साल बहुत तेज बारिश हुई। कोयले जैसा काला आसमान, ऐसा लगता था जैसे सूरज दिन में ही लंबी तान कर सो गया हो। हर रोज छम 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 करके जल बरसता था। नदी में पानी बढ़ने लगा, बस बढ़ता गया और फिर एक दिन बांध टूट गया और उफनता हुआ पानी हमारे खेतों, हमारे गांव की ओर वेग से आने लगा। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। झम 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 पानी घुटनों तक पहुंच आया और गर्दन उठने लगा।
गर्दन तक पहुंचने लगा। लोग बेचारे बेहाल होकर डरे हुए थे, गीले भूखे सब डरे हुए थे, बेचुके सूखे कोनों में दुबके हुए थे। ऐसा लग रहा था जल्दी ही कोई उपाय नहीं हुआ तो सब तहस नहस हो जाएगा, सारा सामान बाढ़ में बह जाएगा, सब डूब जाएगा। और फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, इतनी ऊंची जोरदार आवाज कि बादल भी क्या गरजेगा। बारिश जैसे डर के मारे थम गई एकदम। सूरज भी बादलों की भीड़ से बाहर निकल आया और यह देखने के लिए नीचे जमीन पर आखिर क्या हो रहा है। दूर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत विशालकाय सजीला बाघ खड़ा था। उसकी खाल जैसे सोने की चमकीली थी। वही गांव वालों को बुला रहा था, गुर्रा ऊपर आओ। क्या बात करते हैं कोका, बाघ भी कहीं हमारी भाषा बोलते हैं। बूली ने बात काटी, क्या तुम किसी बाघ से मिली हो? कोका झल्लाया, बात तो सही है, अब तक तो बूली सपने में ही बाघ से मिली थी। बूली ने ना में सिर हिलाया, तो फिर तुम यह बात कैसे कह सकती हो? कोका गुर्राया। अब तुम थोड़ी देर बिल्कुल चुप बैठी रहो, मुझे कहानी खत्म करने दो। कोका कहानी फिर से कहने लगा, पहले तो लोग ऊपर जाने के नाम से ही कांपते थे, उससे पहले उस पहाड़ी पे कोई नहीं गया। और फिर यह भी हो सकता है कि बाघ की कोई चाल हो। बाघ का शिकार बनने से बाढ़ का शिकार बनना ही बेहतर है, सोचकर वे अपने घरों में दुब के रहे। बाघ ने लोगों को हिचकाया देखा, गुर्र गुर्र ऊपर आओ, यहाँ तक पानी कभी नहीं आया, यहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक बार फिर दहाड़ लगाई। इस बार लोगों को लगा शायद की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी आगे कुआं था तो पीछे खाई। लोग चढ़ाई करने लगे। उधर बाघ सबको सही जगह ले जाने के लिए आधा रास्ता नीचे उतर आया। गांव वालों के मन में बाघ के लिए श्रद्धा जागी। वे पीछे पीछे हो लिए। यह बाघ तो बहुत दयालु था, आखिर उसने सबको बाढ़ से बचाया था। ऊपर पहुंचते ही पहाड़ी क्या नजारा था, मछली से भरे तालाब और दरिया, फलों से लदे पेड़, बांस के घने उपवन, नए घर बसाने के लिए इस जगह सुंदर जगह और क्या सकता था। गांव वाले बहुत खुश थे। फिर एकाएक उन्हें याद आया कि उनके खेत तो नीचे रह गए हैं, खेती नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा। यह बात उन्हें सताने लगी। अब बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। यह बाघ की आवाज थी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी सब बातें सुन ली। आप बिल्कुल चिंता ना करें। यह बाघ दयालु होने के साथ साथ कितना सभ्य था। यदि आप उचित समझे तो मेरे साथ आइए। सब लोग बाघ के साथ चलते हुए बांस के जंगल में आ गए। यह स्थान बांस से भरा हुआ था। यह बहुत मजबूत होता था। यह बनाने के लिए उत्तम, क्योंकि यह बारिश या पानी में खराब नहीं होता था। निचले इतने होते थे कि टोकरियां भी बन सकती थी। घर में सामान रखने के लिए तो टोकरियों को टोकरियां चाहिए थी। आप लोग टोकरियां बुनकर बाजार में बेच सकते हैं। फिर बाघ ने बस एक बार अपना पंजा घुमाया और बांस का एक तना नीचे आ गिरा। फिर अपने नाखून से पतले पतले छीलकर उन्होंने सबको चटाई बनानी सिखाई। इतना सब होने के बाद फिर वो जाने कहाँ गायब हो गया। लेकिन लोगों को पता था कि वे पेड़ों की ओट में देख रहा है। बस फिर क्या था, सबने मिलकर गांव को नए सिरे से बसाना शुरू कर दिया। बाघ ने उन्हें उस पहाड़ी पर लाकर न केवल रक्षा करी बल्कि उन्हें एक हुनर भी सिखा दिया। आज सदियों से पहाड़ी पर ही गांव बसा हुआ है। लोग टोकरियां बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन बाघ कहाँ है? बूली ने जानने की बेचैन रही। लेकिन वह जानती थी कोका उसका यह सवाल अच्छा लगता था। अरे तो आज भी यहीं कहीं जंगल में रहता होगा, पूरे गांव की रक्षा करता है। वही गांव मुसीबत आएगी तो वो ही मदद करने बाहर जरूर आएगा। ओह बहुत देर हो गई। अच्छा कोका, मैं चलती हूँ, मुझे मछली भी लानी है। बूली अपने दादू को समझाकर चलने लगी। औजार वाले कोने को जाकर कैंची कागज बाकी जल्दी धरने लगी। वाकई में बहुत जल्दी हो। तब वह छप्पर निकली, चुपके से अपने लहंगे में छिपाकर पिता की दांव की ओर साथ देखती लाई। बूली ने अपने बाकी सामान उठाया और अलोका रोज दोपहर को मछली पकड़ने जाता। चूंकि यह उनका रोज का काम था, इसलिए किसी ने किसी खास ध्यान नहीं दिया। मछली की टोकरी में दाव छिपाकर बूली पुलिया की ओर भागी। ओलाव पुलिया पर खड़ी हुई थी का इंतजार कर रही थी। दरिया की
एक तरफ बूली गांव की, दूसरी तरफ जंगल, बीचों बीच झूलती लंबी पुलिया। तो लाई ही नहीं? ओलाका ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, बूली ने अपनी कमर से लटकती हुई छुपकर कहा। लेकिन चल, पहले तुम मछली पकड़ ले, रात के खाने के लिए मछली पकड़ कर लाना है। घर में बच्चे की जिम्मेदारी है। पहाड़ी पर छोटी छिल्लियां, बिसियां, ताल तलैया थी, उसमें नीचे नाच रही थी कितनी रुपैली मछलियां। उनमें उगते जलमस्पति जीवित रहते थे। बुली और लौका ने मछली पकड़ने के लिए बांस की बोतलों को पानी में डाला और फिर बाहर निकाला। उसमें घास तनी बत्ती बीनकर मछलियों को अपनी अपनी टोकरियों में फेंका। कुछ देर बाद टोकरियां मछलियों का ढेर लग गया। लकड़ियों ने पुलिया की तरफ देखा। लड़कियों ने दोनों ने अपने परिवार के जंगल से बांस लाने के लिए ठानी रहा ढूंढने काम किया तो पूरा जंगल बांस की झुरमुट से भरा पड़ा था। बूली को और लौका को पूरा विश्वास था कि वे बांस को सिर पर धरकर घर ले आएंगी। आखिर कारखाने की मजदूरी करते वक्त दोनों ने 5-5 ईंटें अपने सिर पर उठाई थी। फिर बांस क्या मुश्किल था। समस्या तो यही थी, अगर बांस लाते समय किसी ने उन्हें देख लिया तो अब तक ये योजना मुसीबत बन जाएगी। मन ही मन दोनों ने मान लिया कि बांस मिलने की खुशी माता पिता यह पूछना भूल जाएंगे आखिर यह कहाँ से आए हैं। तकरीबन खुद को शाबाश देने हुए दोनों सेने जंगल चले गए। और लेकिन यह क्या, यहाँ उनसे पहले कोई पहुंचा हुआ था। एक खुले स्थान पर बाबू और खगेर एक पुरानी प्लास्टिक गेंद खेलने में लगे थे। वृक्षों की आड़ में दोनों चुपचाप निकल ही रही थी। सामने संगीता अपने छोटे भाई उप्पल के साथ जरावन इकट्ठा करती हुई दिखी। कहाँ जा रही है तुम दोनों? संगीता ने पूछा। बांस लेने, हम भी चलेंगे, कहकर भाई बहन की जोड़ी जवाब सुनने लगे। बिना बुलाए मेहमान लड़कियों के साथ ही हो लिए। लड़कियों ने बहस करना ठीक नहीं समझा। इधर सूरज भी ढलने वाला था। कतार बांधे सब लोग चुपचाप बांस के एक झुरमुट के पास आकर रुक गए। बुली ने टोकरी में दाव निकाली और सबसे पहले दाव को छुआ तक नहीं था, लेकिन बाकी सब पर थोड़ा रुबान जमाने के लिए दाव चलाना तो उसे बाएं हाथ खेल लगा। बुली उसकी तेज धार को बांस काटने लगी। जैसे ही उसने छुआ, पूछी पीछे से चरमराहट हुई, धम के नीचे गिरा। सबके चेहरे स्याह पड़ गए। ये क्या हुआ? ओह आहू, मैं जंगल का भूत हूँ। तुम सब मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? पता चला यह बाबू और खगेल थे। उसकी जान में जान आ गई और सभी हंस पड़े। यह मुझे दो। खगेल ने बुली के हाथ से दाव छीनकर डींग मारते कहा, दाव चलाना बच्चों खेल नहीं है। अलोका ने मुंह पर उंगली रखकर सिसकियां लगाई। पेड़ों के बीच झुरमुट हुई, सरसराहट हुई। ऐसा लगा कोई वहां पर कुछ हिला रहा है। हे भगवान, अब क्या हुआ? डर के मारे सबकी घिग्गी बन गई। उप्पल चीखा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। डर तो बुली को भी लग गया था, लेकिन इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा। बुलंद आवाज में बोली, संगीता अपने भाई को चुप करो, और बाबू तू नाचना बंद कर। मैं जरा देख के आती हूँ कि वहां कौन है। हल्की सी फटकार सुनने के बाद जब थोड़ा शांत होकर वहीं बैठ गया और बुली की आवाज की ओर बढ़ने लगी, चरचराहट कुछ ऊंची हुई तो एक टहनी टूटी। पीले रंग की कोई चीज बिजली की तेजी से वहां निकली। बुली का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। उसने आव देखा, ताव देखा, मुड़ी और भागने लगी। उसकी देखा देखी बाकी सब भी दौड़ पड़े। ऐसे दौड़े कि बस पुलिया पर आकर रुके। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। दाव कहाँ है? हाँफते हाँफते बुली ने खगेल से पूछा। मुझे क्या मालूम, मैंने सोचा तुम्हारे पास है। लगता है दाव वहीं रह गया। चलो चल कर आए। हम क्यों जाएं? तुम्हारी दाव है, तुम जाओ। खगेल ने आवाज से डर टपकते हुए रहा। सिर्फ आलोका बुली के साथ जाने को तैयार हो गई। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों सहमती वापस जगह पहुंची। दाव वहीं पड़ी थी जहां पर खगेल से हाथ छूटी थी। उसके पास ही बांस की एक टहनी पड़ी थी। ओह, इसकी वजह से हमारे दोनों से चूहे सिर पर पैर रखकर भागे। बुली को लगे खिलाते हुए हंस दी। गोधूली का समय हो चला था। चहचहाते पंछी अपने अपने बसेरे पर लौट रहे थे। टर करते मेंढक पोखर में छपक लगाने लगे और छम छम पायल बजाते झिंगुर आवाज तेज होने लगी। बास तो नहीं हिला, लेकिन अब घर जाने की भलाई ही थी। लड़के ने चल गया। चलने के समय कुछ देर बाद उन्हें रास्ता भूल गई। उन्हें शायद कोई गलती हो गई थी, गलत मुड़ गया था। अब इतनी घने जंगल में पूछो मत। डर ने बुली और इलाका को एक बार फिर लपेट लिया। दोनों के माथे पसीना था। एक दूसरे के हाथ पकड़कर सोच रही थी घर कैसे जाए, आखिर किस तरफ जाएं। तब उन्होंने एक आवाज सुनी। एक मृद सरसराहट पूरी जंगल खामोशी तोड़ता हुआ वही स्वर लगता जैसे कि अपने राजा को आते पर जा चुप हो जाती है। साथ ही
वह क्या था जो बिजली की तरह क्रोधा था। बूली और लाकर ने झुरमुट में देखने का भरपूर कोशिश करी। ओह, क्या है यह? सुनसुनाई भूरी धारी वाला पूज नहीं था। बूली को कोका कहना हर शब्द से याद आ गया। यह आवाज हाँ उन्हीं उसके पीछे से आनी चाहिए। ऐसा सोचकर पूरे विश्वास के साथ दोनों लड़कियां चल पड़ी। सुर 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 सुर, ढप ढप ठप, चाय छप छप, सर सर, दोनों उस आवाज के पीछे चलती रही और फिर वह रास्ते पर पहुंची जो सीधा पुलिया की ओर जाता था। अंधेरा गहरा था, लेकिन उन्होंने धीरे से फटकते एक कान, मूंछ पर बारीक सा बाल बस एक बार दिखाई दिया। चमकती सुनहली आंखों जैसे कुछ कह रही हैं, डरो नहीं, मैं हूं। लड़कियां जंगल से बाहर आ गए। वह दोस्तों को धन्यवाद देने के पीछे मुड़ी और वहां कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। सुनाई देता सिर्फ जंगल में सुर पड़ते थे जो गांव में टिमटिमाती रोशनी। बूली और अका को विदा कहकर अपने घर भागी। आज के बारे में बहुत सारी बात करनी है, लेकिन वह सब कल। अभी तो बस पहुंचना था। इससे पहले किसी को दाव को ना पता लगे, उससे पहले उसे उस अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रख देती हूँ। बूली दाव रखकर आई तक कि मछली देने आई। उन्हें देर से आने का कोई बहाना सुना रही थी। तब दरवाजे खुलने के बाद गुवाहाटी से पिताजी वापस आ गए थे। साथ साथ उनकी मुस्कुराहट लौट आई। गुवाहाटी में क्या हुआ सुनने के लिए सब लोग जल्दी से पिता के इर्द गिर्द जमा हो गए। शहर में एक व्यापारी के ही साथ सौदा पक्का हो गया। उसने कहा अगर हम ज्यादा माल खरीदेंगे तो हम पुराने दामों में बांस बेचने को तैयार हैं। पिता मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए हमने गांव के सभी कारीगरों के लिए बांस खरीद लिए। बस कल ही वहां से ट्रक रवाना होगा, सामान पहुंचा देंगे। इधर बूली अपनी कहानी सुनने की उतावली हो रही थी। सारे शोरगुल और गंगवाहती के बीच बूली ऊंची आवाज में बोली, आज जंगल में इलाका और मुझे एक बाघ दिखाई दिया। यह सुनकर सभी हंस पड़े। अरे क्यों बेकार हाँक रही हो छुटकी? शांति दीदी खिलखिला उठी और बोली, आजकल जंगल में कोई बाघ नहीं होते हैं। बूली ने कोका की तरफ प्रसन्न भरी नजर देखा। कोका बोले, तो कुछ नहीं, लेकिन चश्मे के पीछे से उन्होंने आंखें दबाई और अपनी पोती को देखकर मुस्कुरा दिए। बूली ने होठों पर भी मुस्कान खेल गई। कोका को सब पता था इस बारे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बिटिया रानी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्हें सच में ही बाघ को देखा था और उस बाघ ने बूली की हेल्प भी की थी उन्हें रास्ते बुलाने के लिए, जिससे वो अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी और बाघ जो था वह हेल्प करने के लिए जरूर आता था।